तो लोकतंत्र या मजाक, डेमोक्रेसी या ड्रामा, या आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र का मजाक। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो इशू चल रहा है ना, गवर्नर और जो सबसे बड़ी पार्टी के लीडर हैं, टीवी के पार्टी के जो लीडर हैं सी जोसेफ विजय, उनके बीच में जो ये पूरा का पूरा एक टसल चल रहा है तमिलनाडु में, वो अभी न्यूज़ में है ना, वो चर्चा में है। तो उसी को लेकर हम यहाँ पर बात समझेंगे कि क्या पूरा का पूरा इशू है ना, और पास्ट में इस तरीके के इश्यूज़ को कैसे हैंडल किया गया है। तो अगर आप पॉलिटिक्स में, राजनीति में रुचि रखते हैं तब भी, या नहीं भी रखते हैं तब भी, आप लोगों के लिए ये इशू या मुद्दे को जानना बहुत ज़रूरी है। तो क्या पूरा का पूरा ये मुद्दा है, इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझें तो अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए हैं और उन 5 राज्यों में एक राज्य जो है वो तमिलनाडु भी था। तो इन 5 राज्यों के चुनाव के बाद जो एक नई पार्टी इस बार पहली बार चुनाव लड़ रही थी वो थी टीवी के पार्टी, जिसके लीडर थे साउथ के तमिल के एक बहुत ही फेमस एक्टर हैं सी जोसेफ विजय। उनकी पार्टी, टीवी के पार्टी, 234 सीटों की असेंबली में 108 सीट जीतती है। ठीक है, 234 सीट की असेंबली है तो मेजॉरिटी के लिए 118 सीट्स चाहिए। ठीक है, इनके पास 108 सीटें हैं, तो पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी है। ठीक है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लेकिन उसके पास मेजॉरिटी नहीं है, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए कितनी सीट्स चाहिए, 118। इनके पास कितनी है, 108। ठीक है, लेकिन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। और तमिलनाडु का जो इतिहास रहा है, लगभग तमिलनाडु की जो विधानसभा का, जो असेंबली का लगभग 6 दशकों का जो इतिहास रहा है, उसमें हमेशा जो बाई पार्टी वहाँ पर सिस्टम चलता रहता है। ठीक है ना, एक बार डीएमके, एक बार एआईएडीएमके, इस तरीके से वहाँ पर सरकार बनती रहती है। और पहली बार जो है वो इस तरीके की हंग असेंबली देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए आप। अब वहाँ के जो ये जो पूरा का पूरा इशू है, इस इशू में वहाँ के जो राज्यपाल हैं, जो गवर्नर हैं आर.वी. आर्लेकर, वो एक पिविटल फिगर, एक आप कह सकते हैं कि एक मेन फिगर जो है वो बन गए हैं। ठीक है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन इज व्हाट ही मे एंड मे नॉट डू। तो संवैधानिक सवाल ये उठता है कि वो क्या कर सकते हैं या क्या नहीं कर सकते हैं, या बेसिकली सवाल ये है कि अगर सही तरीके से सवाल को पूछा जाए तो सवाल ये है कि उनको क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसके लिए बात हो रही है, जो वहाँ के राज्यपाल या गवर्नर हैं आर.वी. आर्लेकर के लिए। ठीक है ना। अब क्रूशियली अगर हम बात करें तो ये उनके खुद का जजमेंट नहीं है। ठीक है, मतलब वो जो भी फैसला लें वो उनका खुद का जजमेंट नहीं है। हालांकि ये चीज़ कि ऐसी स्थिति में किस पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया जाए या क्या इसमें फैसला लिया जाए, ये उनका एक डिस्क्रिशनरी पावर या विवेकाधीन शक्ति है, लेकिन वो पूरी तरीके से आर्बिट्रेरी नहीं है। ठीक है, मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, मैं आगे इस बात को प्रूव करूँगा। इट इज़ गवर्न्ड बाय अ वेल एस्टेब्लिश्ड रूल बुक बिल्ट ओवर डिकेड्स ऑफ कमीशंस एंड कोर्ट जजमेंट्स। क्योंकि इस तरीके के सिचुएशंस या हालात जो हैं वो देश में, है ना, राज्यों में कई बार पहले भी सामने आए हैं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा है, कुछ कमीशंस बने हैं, कुछ आयोग बने हैं, उन्होंने क्या सिफारिशें दी हैं, क्या रिकमेंडेशंस दी हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, वो क्या बोलता है। हमारा संविधान ये कहता है, हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 164, वो सिंपली ये कहता है कि द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। ठीक है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये बात लिखी गई है कि चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है, जो अपॉइंटमेंट है, वो कौन करेगा, राज्यपाल करेंगे, ऐसा उसमें लिखा गया है। ठीक है, हालांकि अगर कभी भी हंग असेंबली होती है, हंग असेंबली का मतलब वही है कि जब भी किसी भी पार्टी को या कोई प्री पोल अलायंस जो है उसको क्लियर मेजॉरिटी या पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, तो उस स्थिति में क्या ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस होना चाहिए, है ना, कि किसको बुलाया जाना चाहिए या क्या करना चाहिए, ऐसा संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी कुछ मेंशन नहीं है। ठीक है, और इसी गैप को जो है
वो कमीशंस के रिकमेंडेशंस और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स ने फिल किया है ना। तो उसी के बारे में हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया कि कोई भी एक्सप्लिसिट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है, ठीक है, जो एक ऑर्डर मैंडेट करे कि किस ऑर्डर में जो है वो गवर्नर को पार्टीज को इनवाइट करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रोसेस के लिए कोई हार्ड लॉ तो नहीं है, लेकिन कुछ कन्वेंशंस फॉलो किए जाते हैं। और इन कन्वेंशंस को फॉलो कैसे किया गया है? 1988 में एक कमीशन बना था, सरकारिया कमीशन। इसने इस स्थिति में क्या रिकमेंडेशंस दी थी वो मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। सिमिलरली इसके बाद एक और कमीशन बना 2010 में, दैट इज पुंछी कमीशन। और कई सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी बीच बीच में आते रहे हैं। उनमें ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए उसको लेकर चीज़ें बहुत ही क्लियर कट बताई गई हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कुछ ऐसे वाक्य देखें, ठीक है, हिस्ट्री में कुछ ऐसे प्रेसिडेंट्स देखें जब गवर्नर ने सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बाईपास किया है, कि मतलब जो भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी उसको सरकार बनाने का न्योता ना देके, ठीक है, उसको गवर्नमेंट फॉर्मिंग का इन्विटेशन ना देके किसी और पार्टी को जो है वो इन्विटेशन गवर्नर की तरफ से दिया गया है। तो ऐसे कुछ अगर हम इंसिडेंट्स देखें तो गोवा का मामला है 2017 का, ठीक है ना। देखिए 2017 में जब गोवा के इलेक्शंस हुए तो 40 मेंबर का हाउस है गोवा का, और उस इलेक्शंस में किसी भी पार्टी के पास पूर्ण बहुमत नहीं था। क्लियर मेजोरिटी के लिए 40 मेंबर के हाउस में 21 की मेजोरिटी होनी चाहिए, 21 का नंबर होना चाहिए, किसी के पास भी नहीं था। हालांकि कांग्रेस जो है वो सबसे बड़ी पार्टी थी, 17 सीट्स उसके पास थी। बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ 13 सीट्स थी, ठीक है ना। हालांकि गवर्नर ने जो है सबसे बड़ी पार्टी को इनवाइट करने का जो एक एस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल था, या जो एक आप कह सकते हैं एक कन्वेंशन था, एक ट्रेडिशन था, उसको उन्होंने इग्नोर किया। और बीजेपी के लीडर मनोहर पर्रिकर जो आज के समय में इस दुनिया में नहीं है ना, तो उनको जो है वो मुख्यमंत्री उन्होंने बनाया, ठीक है। उन्होंने एक पोस्ट पोल अलायंस किया, ये 2-3 पार्टी और थी, दैट इज महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी, गोवा फॉरवर्ड पार्टी, और 2 इंडिपेंडेंट्स को लेकर 21 करा, और उसके बाद इन्होंने यहाँ पर अलायंस कर लिया, ठीक है, और इनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। अब इस फैसले के विरुद्ध में कांग्रेस जो है वो सुप्रीम कोर्ट जाती है। एक फेमस केस निकल के आता है, चंद्रकांत कावलेकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वेरिंग इन था या जो शपथ ग्रहण था उसके ऊपर स्टे नहीं लगाया, बट ये कहा जरूर कि जो गवर्नर ने 15 दिन का समय दिया था अपना बहुमत साबित करने के लिए या मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए, उसको उन्होंने कम कर दिया उस ड्यूरेशन को, ठीक है। तो ये एक केस हो गया। इसके बाद अगर हम अगला केस देखें, मणिपुर का केस है 2017 का, ठीक है। इसमें देखिए कांग्रेस को बाईपास किया गया बीजेपी के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या था, किस तरीके की सिचुएशन मणिपुर में भी आई है। मणिपुर की अगर मैं बात बताऊं तो मणिपुर में जो है वो 60 मेंबर्स का हाउस है, ठीक है। इन चुनावों में कांग्रेस के पास जो सीट्स थी दैट इज 28, बीजेपी के पास जो सीट्स थी दैट इज 21, ठीक है। लेकिन बीजेपी को जो है वो गवर्नर की तरफ से निमंत्रण दिया गया, इन्विटेशन दिया गया सरकार बनाने के लिए, हालांकि उसके पास सीट जो है वो कम थी। और इन दोनों पार्टीज जो है उन्होंने किसी पार्ट ऑफ कोलिजन या किसी प्री पोल अलायंस के तहत चुनाव नहीं लड़ा था, इंडिविजुअल पार्टीज चुनाव लड़ रही थी। और उसमें कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी विद 28 सीट्स, बीजेपी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी विद 21 सीट्स। लेकिन इन्विटेशन किसको दिया गया? बीजेपी को, ठीक है। अब यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं, जो संविधान के जानकार हैं, उनका ये कहना है कि कांग्रेस को इन्विटेशन पहले दिया जाना चाहिए था और बीजेपी को तभी कंसिडर किया जाना चाहिए था अगर कांग्रेस जो है वो फ्लोर टेस्ट में फेल हो जाती तो, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद एक और मामला आता है 2018 का, कर्नाटक का केस है, ठीक है। यहां पर जो चुनाव हुए 224 की असेंबली है कर्नाटक की। 2018 में चुनाव होते हैं, 3 प्रमुख या 3 मेन पार्टीज जो चुनाव लड़ रही थी, बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस, जनता दल सेक्युलर, ठीक है। अब यहां पर देखो असेंबली हंग असेंबली थी, बीजेपी को मिलते हैं 104 सीट, कांग्रेस को मिलते हैं 80 एससी सीट्स, और जेडीएस जनता दल सेक्युलर को मिलते हैं 37 सीट्स, ठीक है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इज बीजेपी नो डाउट, लेकिन उनके पास फिर भी मेजोरिटी का मार्क नहीं था,
क्योंकि 224 की असेंबली में मेजोरिटी का मार्क बनता है 113 का। लेकिन उनको इन्विटेशन दिया गया। हालांकि कांग्रेस और जेडीएस जो है उन्होंने पोस्ट पोल एक कोलिजन किया और 117 उनके एमएलए हो जाते हैं, जो कि 113 के मेजोरिटी मार्क्स से ऊपर थे। बट फिर भी इन्विटेशन दिया गया 104 को, 104 सीट्स वाली बीजेपी को। अब इन्होंने जो है वो सुप्रीम कोर्ट में इसको चुनौती दी, इस फैसले को। मिडनाइट हियरिंग हुई, आधी रात में इसमें सुनवाई हुई और उनका यही कहना था कि गवर्नर जो है वो डेमोक्रेसी को निगेट कर रहे हैं और एक ऐसे अलायंस जिसके पास मेजोरिटी का नंबर है वो उसको इन्विटेशन नहीं दे रहे हैं। ठीक है, रात को सुनवाई चलती है और 3 जजों की बेंच, जस्टिस A.K. सिकरी, जस्टिस S.A. बोबडे और अशोक भूषण की बेंच ने ये सवाल पूछे कि क्या ये कोई कन्वेंशन या ट्रेडिशन नहीं है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को जो है वो सरकार बनाने के लिए इन्विटेशन दिया जाता है और मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए कहा जाता है। ठीक है, अब हालांकि जिस तरीके का सवाल यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है तो इस तरीके का सवाल तो 2017 के मणिपुर में या 2017 के गोवा में भी अप्लाई होना चाहिए था, पर वो नहीं हुआ, है ना। और हालांकि BS येदियुरप्पा जो है वो मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन उनके पास नंबर नहीं होता है तो उससे वो फ्लोर टेस्ट से पहले ही रिजाइन कर देते हैं। ठीक है, मैं आपको एक तरफ इशारा यहाँ से दे रहा हूँ, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 2017 का अगर हम बात करें गोवा का केस, 2017 का बात करें हम मणिपुर का केस, दोनों ही केसेस में हंग असेंबली थी। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वॉज कांग्रेस, बीजेपी वॉज द सेकंड लार्जेस्ट पार्टी। इन्विटेशन किसको दिया गया? बीजेपी को। ठीक, कर्नाटक की अगर हम बात करें, फिर से हंग असेंबली, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वॉज बीजेपी, कांग्रेस और जेडीएस का पोस्ट पोल अलायंस जिनका नंबर मेजोरिटी मार्क से ऊपर। इन्विटेशन किसको दिया गया? बीजेपी को। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं कि इट्स नॉट अबाउट बीइंग द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और नॉट, द गवर्नर यूजुअली इनवाइट्स द पार्टी विच इज, ठीक है, समझ गए बात? क्लियर है? इसी तरफ मैं इशारा कर रहा हूं और ये मैंने आपको सिर्फ 2-3 केसेस बताए हैं। इस तरीके के बहुत सारे और भी केसेस हुए हैं, अगर आप चाहें तो इंटरनेट पे खुद से रिसर्च करके थोड़ा सा और इस बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ गए। अब अगर मैं कुछ लैंडमार्क केसेस की बात करूं, ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हंग असेंबली के केस में क्या होना चाहिए ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर इन्विटेशन, वो कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ठीक है ना, तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से या कुछ कमीशंस बने हैं उनकी रिकमेंडेशन से ये क्लियर हुआ है कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। तो सबसे पहला फेमस केस 1994 का केस SR बोमई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में 9 जजों की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच थी। इस केस में ये कहा गया, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ साफ ये मेंशन किया गया कि अगर क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, ठीक है, अगर हंग असेंबली है, क्लियर मेजॉरिटी, पूर्ण बहुमत नहीं है, तो गवर्नर इज ड्यूटी बाउंड टू फर्स्ट इनवाइट द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और ग्रुप टू फॉर्म द गवर्नमेंट। ठीक है, तो गवर्नर जो है वो ड्यूटी बाउंड है, इस चीज के लिए बाध्य है कि वो सबसे बड़ी जो पार्टी है, यानी कि जिसके पास सबसे ज्यादा सीटें हैं, वो उसको सरकार बनाने के लिए निमंत्रण देंगे। ठीक है, और कोर्ट ने यह भी कहा है कि द गवर्नमेंट्स मेजॉरिटी मस्ट बी प्रूवन ऑन द फ्लोर ऑफ द असेंबली, नॉट डिटरमाइंड बाय द गवर्नर्स पर्सनल जजमेंट। मतलब जो अभी केस हो रहा है ना, कि ये जो TVK के विजय हैं, जिनके पास सबसे ज़्यादा सीट्स है तमिलनाडु में, इनको सरकार बनाने के लिए इन्विटेशन नहीं दिया जा रहा है। ये पिछले 2 दिनों में 2 बार जो है वो लोक भवन जा चुके हैं। ठीक है, गवर्नर से इनकी मुलाकात हो रही है, लेकिन गवर्नर यही कह रहे हैं कि पहले आप 118 का जो मेजॉरिटी मार्क है वो प्रूफ कीजिए। तो यहाँ पर इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था कि जो सरकार की मेजॉरिटी है, जो गवर्नमेंट का जो बहुमत है, जो सरकार का बहुमत है, वो साबित किया जाता है कहाँ पर? फ्लोर ऑफ द असेंबली में। ठीक है, जो विधानसभा का फ्लोर है वहां पर असेंबली प्रूफ कराई जानी है ना, वहां पर असेंबली प्रूफ होगी, सॉरी, मेजॉरिटी वहां पर प्रूफ होगी, गवर्नर के पर्सनल जजमेंट के आधार पर नहीं होगा। ये बात साफ साफ यहां पर कही है। तो अभी जो तमिलनाडु के गवर्नर राजेंद्र वी आर्लेकर कर रहे हैं, वो एक तरीके से इस जजमेंट को के अगेंस्ट जा रहा है ना, आप खुद देख सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं, जो कर्नाटक का केस था 2018 का, उसमें क्या कहा गया? सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर भी ये कहा कि इज दैट एनी इन्विटेशन टू द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी सॉरी is that any invitation to the single largest party is now inextricably linked to a quick floor test requirement.
द गवर्नर कैन नॉट ग्रांट अ लॉन्ग टाइमलाइन दैट मस्ट बी यूज टू कंसोलिडेट पावर थ्रू एक्सट्रेनियस कंसिडरेशंस, द मेजोरिटी मस्ट बी प्रूवन विद इन आवर्स एंड नॉट वीक्स। तो इस केस में बेसिकली कोर्ट ने वही कहा है कि जो फ्लोर टेस्ट है वो जल्दी कराया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फ्लोर टेस्ट के लिए बहुत लंबा टाइम दे दें और उसमें फिर जो पार्टी इन पावर है वो कुछ गलत हथकंडे अपना के, मतलब हॉर्स ट्रेडिंग वगैरह करके बहुमत साबित कर ले। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद ये गोवा वाला केस है, चंद्रकांत कावलेकर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पोस्ट पोल अलायंस कैन बी इनवाइटेड। ठीक है, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अगर हंग असेंबली होती है, जो गोवा के केस में थी, जहां पर गवर्नर ने invited a post poll alliance consisting of smaller parties including the BJP even though Congress has the single largest party. The court upheld the decision but made it subject to an expeditious floor test. मतलब ऐसा भी किया जा सकता है कि अगर कोई पोस्ट पोल अलायंस हो, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हो, लेकिन उसके पास मेजोरिटी अगर नहीं है तो पोस्ट पोल अलायंस के ग्रुप को भी बुलाया जा सकता है, लेकिन शर्त तो वही है कि एक्सपीडिशियस फ्लोर टेस्ट होगा, मतलब जल्दी जल्दी जो है वो फ्लोर टेस्ट इसमें किया जाएगा। This ruling is significant because it introduced ambiguity. It means the governor has some discretion to look beyond the single largest party if a post poll alliance has demonstrable majority numbers. ठीक है, अब देखो एक चीज को ध्यान देना, ये फैसला आया है कि पोस्ट पोल अलायंस को बुलाया जा सकता है 2017 में, लेकिन इसी को 2018 में फिर फॉलो नहीं किया गया। ठीक है, 2018 में जब कांग्रेस और जेडीएस का गठबंधन था, पोस्ट पोल अलायंस था कर्नाटक में, तो वहां पर फिर बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुला लिया गया, हालांकि उसके पास नंबर नहीं था। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम कुछ कमीशंस के रिकमेंडेशंस देखें तो 1988 में सरकारिया कमीशन बना, जो कि सेंटर स्टेट रिलेशंस को एग्जामिन करने के लिए बना था, और उसमें सबसे पहले यही बात की गई कि अगर हंग असेंबली होती है तो गवर्नर कैसे उसको डील करेंगे। ठीक है, अगर इफ नो सिंगल पार्टी हैज एन एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो गवर्नर जो है उनको ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है वो फॉलो करना होगा, यानी कि अगर किसी भी पार्टी के पास, किसी भी सिंगल पार्टी के पास अगर मेजोरिटी नहीं है तो फिर किस ऑर्डर में बुलाया जाना चाहिए, अ प्री पोल अलायंस दैट कमांड्स अ मेजोरिटी। ठीक है, तो सबसे पहले देखना चाहिए कि क्या कोई प्री पोल अलायंस है। प्री पोल अलायंस मतलब कि चुनाव होने से पहले अगर कुछ पार्टियों ने कोलिजन या अलायंस कर रखा है, गठबंधन कर रखा है, और अगर उस अलायंस के पास अगर नंबर है, मेजोरिटी मार्क को क्रॉस करता हुआ नंबर है, तो उनको बुलाया जाना चाहिए सबसे पहले। ठीक है, दूसरी चीज, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है कि कोई प्री पोल अलायंस अगर या तो था ही नहीं, या फिर प्री पोल अलायंस को भी अगर नंबर नहीं मिल रहा है मेजोरिटी का, तो उसके बाद जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है, जो ये कह रही है कि हमें औरों का सपोर्ट है, चाहे वो किसी और पार्टी का हो या फिर इंडिपेंडेंट्स का हो, ठीक है, निर्दलियों का सपोर्ट हो, फिर उसको बुलाया जाना चाहिए। ठीक है, और अगर मान लीजिए ऐसा भी नहीं हो रहा है तो फिर उस स्थिति में कोई पोस्ट पोल अलायंस या पोस्ट कोलिजन अलायंस अगर है, कि मतलब चुनाव जीतने के बाद अगर कुछ पार्टियां साथ आ रही हैं, तो फिर उनको बुलाया जाना चाहिए। उसमें भी ये हो सकता है कि सारे के सारे पार्टनर्स जो है वो सरकार बनाने को तैयार हो, मतलब सरकार को ज्वाइन कर रहे हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उसमें कोई पार्टी सरकार बनाए और कोई पार्टी जो है वो सरकार को बाहर से सपोर्ट करे। ठीक है, सपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड। ठीक है ना, बात समझ गए। तो ये ऑर्डर होना चाहिए, सरकारिया कमीशन में साफ साफ मेंशन किया गया है। इसके बाद एक और कमीशन आता है 2010 में, दैट इज पुंछी कमीशन। ठीक है, पुंछी कमीशन वॉज हेडेड बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस एम पुंछी। इन्होंने भी जो सरकारिया कमीशन का फ्रेमवर्क था उसी को एंडोर्स किया, लेकिन इन्होंने ये भी कहा कि द गवर्नर शुड एक्ट विद कॉन्स्टिट्यूशनल न्यूट्रलिटी एंड नॉट एज पॉलिटिकल एजेंट्स, कि गवर्नर्स जो हैं उनको संवैधानिक निष्पक्षता, ठीक है, न्यूट्रलिटी के तहत काम करना चाहिए, गवर्नमेंट के एजेंट के रूप में काम नहीं करना चाहिए, पॉलिटिकल एजेंट्स के रूप में काम नहीं करना चाहिए। इट सेड दैट अ फ्लोर टेस्ट शुड बी कंडक्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल। ठीक है, फ्लोर टेस्ट जो है वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करना चाहिए। दैट प्री पोल अलायंस शुड बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर पोस्ट पोल अरेंजमेंट्स। ठीक है, प्री पोल अलायंस को जो है वो प्रेफरेंस देनी चाहिए पोस्ट पोल अलायंस के कंपैरिजन में, क्योंकि वो जो है इलेक्टोरल मैंडेट को क्लियरली रिफ्लेक्ट करते हैं। क्योंकि देखो, जब भी कोई पार्टीज जो है वो चुनाव लड़ती हैं, जब वो अपने मतदाताओं के सामने जाती है, वोट मांगती है, तो उस समय उस पार्टी का किसी के साथ अलायंस है या नहीं है, इस बात पर लोगों का विश्वास रहता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से लोग वोट देते हैं। तो अगर कोई प्री पोल अलायंस है और अगर वो जीत रहा है, तो इसका मतलब सरकार जो है वो सिर्फ उस पार्टी को नहीं बल्कि उस अलायंस को भी एक्सेप्ट कर रही है।
है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि जो प्री पोल अलायंस है उसको प्रेफरेंस दी जानी चाहिए, ठीक है। द पुंची कमीशन एंडेड बाय रिकमेंडिंग दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शुड बी मेड एंड स्पेसिफिक गाइडलाइंस लेड डाउन ऑन द प्रोसीजर टू बी अडॉप्टेड बाय द गवर्नर, ठीक है। उन्होंने हालांकि ये बात ज़रूर कही कि इसको लेकर कोई क्लियर मैंडेट नहीं है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होने चाहिए, और ऐसी स्थिति में गवर्नर को क्या करना चाहिए, उसके लिए अमेंडमेंट्स होने चाहिए। इन केस ऑफ नैरो मेजोरिटीज देयर आर नो यूनिफॉर्मली एक्सेप्टेड कन्वेंशंस एंड दिस कैन बी रेमेडीड बाय अडॉप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स व्हिच ले डाउन स्पेसिफिक गाइडलाइंस। ये बात उन्होंने साफ साफ कही है, ठीक है। अब अगर हम इस पूरे इशू को, जो अभी तमिलनाडु का इशू चल रहा है, अगर वहां पर अप्लाई करें तो वहां पर देखो क्या लिखा गया है। सरकारी ऑर्डर को अगर हम यहाँ पर लगा मतलब जो है फॉलो करते हैं तो कोई प्री पोल अलायंस है नहीं, ठीक है, जो 118 के मार्क को क्रॉस करता है। तो दूसरा प्रायोरिटी सरकारिया कमीशन के अंतर्गत क्या है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, ठीक है, जो औरों के सपोर्ट से सरकार बनाना चाहती है। यही टीवीके की अभी पोजीशन है, क्योंकि उसके पास 108 खुद की सीट्स है, 5 सीट उसको कांग्रेस का सपोर्ट मिल रहा है ना। और गोवा और कर्नाटक के प्रेसिडेंट्स जो हैं वो ये दिखाते हैं कि विजय को जो है वो इनविटेशन मिलना चाहिए, ठीक है। अब गवर्नर्स डिले इज कॉन्स्टिट्यूशनली ऑन थिन आइस, जो गवर्नर यहाँ पर डिले कर रहे हैं वो चीज़ एक तरीके से सही नहीं है। तो यहाँ पर जो प्रेसिडेंट्स मैंने आपको बताए, ठीक है, उसके बाद गवर्नर या लोक भवन के पास, राजभवन इसको कहते थे गवर्नर हाउस, या अब लोक भवन कहलाया जाने लगा है, तो लोक भवन के पास ज़्यादा रूम नहीं है, ठीक है। गोवा का हमने मामला देखा 2017 का, कर्नाटक का मामला देखा 2018 का। सप्लाई द वर्किंग टेम्पलेट, और वर्किंग टेम्पलेट यही है कि जो भी ऐसी पार्टी है जिसके पास सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उसको आप इनविटेशन भेजिए, उनको आप शपथ दिलवाइए और फ्लोर टेस्ट करवाइए। और अगर फ्लोर टेस्ट में वो पार्टी जो है वो अगर अपनी मेजोरिटी प्रूफ कर देती है तो गवर्नमेंट कंटिन्यू करेगी, और अगर नहीं करती है तो सरकार गिर जाएगी। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, ऑल्टरनेटिव पार्टी को बुलाया जाएगा। अगर सरकार कोई बना सकता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं बना सकता है तो रीपोल, दोबारा इंजेक्शन होंगे, बट उसका प्रोसीजर है, ठीक है। आप सरकार बनाने का ही मौका ना दें वो सही नहीं है। और ये बात भी है कि जो फ्लोर टेस्ट है वो अर्लीस्ट प्रैक्टिकेबल डेट पर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है वो बड़ी क्लियर है, ठीक है। हालांकि वो किसी स्टैट्यूट या लॉ में कोडिफाइड नहीं है, लेकिन बड़ी क्लियर है। और वो ये है कि गवर्नर जो है वो मस्ट इनवाइट करना चाहिए टीवीके को, क्योंकि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, टू अटेम्प्ट फॉर्मिंग अ गवर्नमेंट। और एनी मेजोरिटी जो है वो फ्लोर ऑफ द हाउस में टेस्ट होनी चाहिए। वो किसी भी राज्यपाल के द्वारा, जो लोक भवन में बैठे हैं उनके द्वारा वो मेजॉरिटी असेस नहीं की जा सकती। वो ये नहीं कह सकते कि आपके पास 118 का नंबर नहीं है, या आप 118 का नंबर जो है वो पहले लोक भवन में, गवर्नर हाउस में जो है वो प्रूफ कीजिए, उसके बाद आपको इनविटेशन दिया जाएगा। ऐसा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर उनको मना किया जा रहा है या बहुत लंबे समय तक अगर उनको लटकाया जा रहा है, डिले किया जा रहा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनली काफ़ी सस्पेक्ट है, ठीक है। और इस तरीके का जो भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है उसको सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा कंडेम ही किया है, ठीक है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि अगले 1-2 दिन में इस चीज़ में क्या डेवलपमेंट्स होते हैं। हालांकि पिछले 2 दिनों में जो ये टीवीके के विजय हैं, ये 2 बार गवर्नर से इनकी मुलाकात हो चुकी है, लेकिन गवर्नर अपनी उसी बात पर जो है वो अड़े हुए हैं कि पहले आप 118 का नंबर जो है वो यहाँ लोक भवन में साबित कीजिए, उसके बाद आपको सरकार बनाने का इन्विटेशन दिया जाएगा। तो ये क्या है, ये लोकतंत्र है, मजाक है, या लोकतंत्र का मजाक है, ये आप खुद जो है वो फैसला ले सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। बट एक ऐसी पार्टी जिसको राज्य की सरकार, राज्य की जनता ने चुना है, ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी के रूप में वो उभरी है, उसके साथ अगर आप इस तरीके का बर्ताव करते हैं, ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों का जो मैंडेट जो लोगों का जनादेश है, उसके साथ भी विश्वासघात है कि नहीं है। ये आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं इस तरीके का कोई और अगर डेवलपमेंट जो इन जनरल और मतलब हमारे लिए उस हिसाब से पढ़ाई के एग्ज़ाम के रिस्पेक्ट में भी अगर इम्पोर्टेंट होगा तो आपके सामने लेके आएंगे। तो चलिए
इस वीडियो में इतना ही, फिर से मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।